नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी रोमिता तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं माधवीलता वर्सेस ओवैसी पर, क्योंकि लगातार अभी जो सियासी लड़ाई है यह खुलकर सामने आने लगी है। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है और साथ ही वो समीकरण भी अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तलाश बीजेपी कई सालों से यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जिसकी एक बानगी जो है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिली, जब पहली बार बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 8 सीटें अपने नाम की, ना सिर्फ 8 सीटें अपने नाम की बल्कि विपक्ष के तौर पर भी अपनी मौजूदगी को और ज़्यादा मजबूत किया। और यही वजह है कि अब हैदराबाद और तेलंगाना में लगातार अपनी जो मौजूदगी है उसे और ज़्यादा बढ़ाती हुई इस सीट से ज़्यादा उम्मीदें इस बार। बिल्कुल, देखिए हैदराबाद सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले तो हैदराबाद सीट के समीकरण को समझिए और उसके बाद माधवीलता कौन है, माधवीलता पर बीजेपी ने दाव क्यों खेला, माधवीलता जीत की हामी कैसे भर रही हैं, उनके क्या समीकरण हैं, उनके पास क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर वो ओवैसी को मात दे सकती हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो हैदराबाद की जो सीट है उस पर ओवैसी परिवार का 84 से कब्जा रहा है। 84 से लगातार ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी के पिता इस पर जीतते रहे। उसके बाद 2004 से लगातार ओवैसी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी बीजेपी ने कोशिश की कि इसमें दाव आजमाया जाए, लेकिन ओवैसी के किला को ढहाना बहुत मुश्किल रहा। काफी तादाद रही यहाँ पर वोटों की, 3 लाख प्लस वोटों से ओवैसी ने जीत हासिल की थी। इस बार पहली बार, देखिए ये समझिए, पहली बार बीजेपी ने हैदराबाद सीट पर महिला कैंडिडेट को उतारा है, सबसे बड़ा। दूसरा जो माधवीलता है उनका हिंदुत्व का चेहरा रहा है, वो हमेशा हिंदुत्व को लेकर एक मुखर आवाज उठाती रही हैं। अभी रामनवमी पर ही उनका एक वीडियो जारी हुआ, हालांकि उन्होंने उसको लेकर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं तो चाहती हूँ कि मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। और ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया, वो इस मुद्दे को लेकर भी मैदान में जा रही हैं। तो अब सवाल ये है कि वो रोमिता क्या ऐसे फैक्टर रहेंगे जिसके दम पर माधवीलता ओवैसी को मात दे सकती है, या जो दम भर रही है वो क्या फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, एक बात जिसका आपने भी जिक्र किया वो ये कि माधवीलता जो है वो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा, जिसे बीजेपी ने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है। और क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी आप कई राज्यों में अगर देखेंगे तो वो कुछ इसी तरह के पैटर्न पर काम करते नजर आते हैं, जहाँ पे वो सनातन आस्था या हिंदुत्व वाले चेहरे को सामने रख के सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों के बीच में जाते हैं। और साथ ही कई ऐसे स्थानीय मुद्दे होते हैं जिनको लेकर इस वक्त बीजेपी मुखर नजर आ रही है। सबसे पहला, माधवीलता ने अपने बयानों में और जैसे टिकट उनको कंफर्म हुआ यहाँ से, उन्होंने कई मुद्दों को उठाया। सबसे पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि यहाँ पर शिक्षा के नाम पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे जो मदरसे हैं वहाँ पर बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को भी लेकर सवाल उठाया कि मैं ये चाहती हूँ कि बीते 8 वर्षों में मैंने जिस तरीके से देखा है मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या जो हिंदू बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं उनके लिए काम करूँ। उन्होंने कब्जे वाली बात कही कि जो हिंदू परिवार है उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया है, मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। 3 तलाक की मुहिम को भी माधवीलता की तरफ से बहुत ही जोर शोर से चलाया गया था, जब मुस्लिम महिलाओं के साथ वो जुड़ी रही, कई एनजीओज के साथ भी वो जुड़ी रही। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनको लेकर इस वक्त वो विपक्षी पार्टी पे और विपक्षी नेताओं पर हमलावर नजर आ रही है। और वो ये कह रही है कि अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वो यहाँ से बड़ा बदलाव करेंगी। एक और जिक्र जो अभी रामनवमी पर उनके नाम को लेकर हुआ वो ये कि वो प्रचार कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने काल्पनिक तौर पर तीर को मस्जिद की तरफ चलाया। इस तरह के दावे वीडियो के जरिए किए जा रहे हैं। 10 सेकंड की क्लिप है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बात का खंडन किया और सफाई दी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी। वो सिर्फ रामनवमी पर जो गेस्चर होता है भगवान राम का तीर चलाते वक्त, वो उससे करती नजर आ रही थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो उसके लिए माफी मांगती है। इससे एक ये भी सॉफ्ट कॉर्नर माना जा सकता है। तो देखिए, अगर आप माधवीलता की बात करते हैं, वो एक अभिनेत्री रही हैं, वो बड़ी फिल्मों में भी सामने आई हैं, उनका एक चेहरा रहा है। इसके अलावा जैसा कि रोमिता ने आपको बताया कि वो एनजीओ से जुड़ी रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़कर काम कर रही हैं। तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनसे वो जुड़ी हुई हैं, जिनको आगे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए वो अपना योगदान दे रही हैं। हिंदुत्व का चेहरा है, इसका हमने जिक्र किया ही है। अब सवाल ये है, एक और बड़ा फैक्टर है। माधवीलता ने कहा था कि इस सीट पर नकली वोटर यानी कि फेक वोटर की वोटिंग से भी ओवैसी जीत रहे हैं, बोगस वोट।
तो उन्होंने जब जिसको नकली वोटर कहा, उस पर जब मामला सामने आया, चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को जब संज्ञान में लिया, तो हैरानी इस बात की होगी, हालांकि बीजेपी इसको इसी से जोड़कर देख रही है, 4 लाख से ज्यादा ऐसे फर्जी वोटर पाए गए जिनको हटाया गया है इससे। तो बीजेपी कह रही है कि देखिए ये जो हमने दावा किया था वो प्रमाण के तौर पर सत्य साबित हुआ है, और देखिए इसको भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये लगातार हर वोटिंग में फर्जी वोटिंग होती थी हर बार, और इसके दम पर ओवैसी जीतते थे। मान लीजिए कि 4.5 लाख वोटर अगर रोमिता वहां से हटाया गया है, 3 लाख प्लस का आंकड़ा रहा था ओवैसी का पिछली बार, जो मार्जिन रहा था, उसके आधार पर इस आंकड़े पर सवाल खड़ा होता है। तो माधवी लता जब बोलती है, जो उनका भाषण होता है, तो आप उनकी भीड़ को देखिएगा, उनके बोलने का अंदाज देखिएगा, जब वो बोलती है तो लोग वाकई उनको सुनना पसंद। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस बेल्ट से होने के बावजूद उनकी तरफ से इतनी अच्छी हिंदी वर्ग है, और जो एक उनका कनेक्ट है पब्लिक के साथ वो भी उनके भाषणों में नजर आता है, जो कि एक बड़ी पावर स्ट्रेंथ है आजकल राजनेताओं के लिए। और उस दौरान ये और ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है जब आप लोकसभा चुनाव के लिए लोगों के पास पहुंच रहे हैं, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही बता रहे हैं कि अगर आप आते हैं तो आप क्या कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन बीते सालों में आखिर बीजेपी को यहाँ से उम्मीद क्यों नजर आ रही है, ये समझना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हम अगर इस सीट की बात करें तो साल दर साल बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो इस सीट पर बढ़ा है। 2014 में बात करें तो उस वक्त 7% जो है वो वोट परसेंटेज यहाँ पर था, लेकिन 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तभी 15% हो गया। और यही एक बड़ी कड़ी है कि बीजेपी अब इस वाले बेल्ट में, जहाँ पर हम साउथ वाले बेल्ट की बात करते हैं, जहाँ पर हमेशा जो क्षेत्रीय दल होते हैं या फिर जो स्थानीय दल होते हैं उनका दबदबा माना जाता है, उस बेल्ट में भी बीजेपी अब विपक्ष के तौर पर उभरती नजर आ रही है। स्ट्रैटेजी बीजेपी की आप कई राज्यों में अगर देखें तो वो ऐसी ही है, पहले वो मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरती है और फिर सत्ता पक्ष में आ जाती है। तो इसी पैटर्न पर इस वक्त काम करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, और ये जो सीट है वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है चुनाव के लिए, जिसमें कड़ा मुकाबला होने वाला। एक तरफ हिंदुत्व का चेहरा है तो दूसरी तरफ ओवैसी है जो लगातार बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि देश में तो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना है कि इस बीच जनता किन मुद्दों पर वोट करती है और अपने लिए क्या चुनती है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, हैदराबाद की सीट पर ओवैसी के किले को ढहा पाएगी बीजेपी? क्या माधवी लता का हिंदुत्व चेहरा वहां पर इस बार जीत के उम्मीदवार के तौर पर वहां पर खड़ा जो किया गया है, वाकई वो जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या कुछ आंकड़े रहेंगे? कितना साथ किस कैंडिडेट को मिलेगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इस बार ये समझ लीजिए कि हैदराबाद का जो चुनाव है वो दिलचस्प हो गया है। और बाकी के लोकसभा अपडेट्स हम आपके लिए पल पल लाते रहते हैं, तो न्यूज़ नेशन भी आप देखें। और साथ ही अगर अब तक आपने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।